हेलो वेलकम गाइस, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज संडे था और आज संडे जो है एक पूरा हफ्ता काम करके तो एक दिन थोड़ा सा रेस्ट का मिलता है। तो आज सोचा कि थोड़ा शाम के टाइम निकलते हैं बाहर। मौसम भी इस टाइम पे थोड़ा सा ठीक हो गया है, गर्मी नहीं है उतनी। तो पुंछ की ये जगह यहाँ पे मैं पहले आया नहीं हूँ, थोड़ा MES के ऊपर वाली साइड का इलाका है। काफ़ी टाइम से पेंडिंग था अपना एथर 450X का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। ऑलमोस्ट मुझे 5 महीने हो गए लिए हुए। तो कुछ इस तरीके का आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा भी है इसको। तो कुछ एक 360 में आपको बता देता हूँ इसका। ये मेरे पास जो है एथर 450X जेन 3.1 ट्रू रेड कलर है, जो कि मैंने दिसंबर 2023 में लिया था। 30 दिसंबर को लिया था मैंने एक्चुअली। और ये 450X है। 450 सीरीज़ में एक 450X और एक 450S आता है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये काफ़ी स्पोर्टी सा स्लीक सा डिज़ाइन है और यही वजह थी कि मैंने इसको लिया। और काफ़ी और भी इलेक्ट्रिक EVs जो हैं वो मेरे शहर में जम्मू में जो हैं, और जैसे ओला का था, और ओला की लुक भी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे इसकी लुक ज़्यादा पसंद आई। TVS iQube थोड़ा सा जेनरिक से लगता है, एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर के जैसा, तो उसका लुक मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो एक रीज़न ये था इसको लेने का। तो कुछ इस तरीके का ओवरव्यू, खैर आप मेरी बाकी वीडियोज़ में देख ही चुके हो। तो मैंने लिया था दिसंबर 30, 2023 को। इसकी जो ऑन रोड प्राइस थी, जो शोरूम पे उस टाइम थी, वो 1,82,000 थी। और मुझे ये डिस्काउंट करके तकरीबन 11,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ था। तो 11,000 का डिस्काउंट करके मुझे अराउंड 1,71,000 का पड़ा था। 1,71,000, 1,69,000। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि यूजुअली जो है EVs लेने पे इंडिया की हर सिटी में जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बट जम्मू कश्मीर में एज सच कोई ऐसा सब्सिडी का कुछ था नहीं। और काफ़ी जो है मैंने रिसर्च करी उस पर, बट फिर लकीली मुझे एक डिपार्टमेंट के बारे में पता चला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है। उसकी वेबसाइट पे मैंने विज़िट किया। तो जब मैंने प्रॉपर देखा कि क्या तरीका है उसका अप्लाई करने का, मैंने उनसे बात भी करी। तो यूजुअली वो पहले ना 3 व्हीलर्स को सब्सिडी देते थे जम्मू कश्मीर में, बट मैंने जब उनके साथ बात की, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह शेयर की थ्रू प्रॉपर चैनल, तो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद थोड़ा टाइम लगा, बट मुझे जो है 1-2 महीने बाद 22,000 की सब्सिडी जो है इस पर मिल गई। जो आई गेस जम्मू कश्मीर में मैं पहला बंदा होऊंगा EV लेने वाला, 2 व्हीलर EV, कि जिसको सब्सिडी मिली है। मैंने इससे पहले सुना नहीं कि किसी और को कोई सब्सिडी मिली होगी। तो इफेक्टिवली मुझे ये पड़ गई तकरीबन 1,48,000 की। विद प्रो पैक लिया है ये मैंने। प्रो पैक जो है वो अलग से कॉस्ट करता है 22,000। अगर आप प्रो पैक के बिना लेते हैं तो आपको 20-22 हज़ार कम में पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका ओवरव्यू। उसके बाद हम बात कर लें इसकी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसके वो बता देता हूँ जो मैंने शोरूम से लेते साथ ही जो मैंने एसेसरीज ली थी। एक ही एथर का मैंने फ्रंक लिया था, जो कि वाइल्ड क्राफ्ट ब्रांड का है। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, वाटरप्रूफ है। यहाँ पे 2 पाउचेस बने हैं, आप कुछ यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फ़ोन रखना चाहें तो फ़ोन रख सकते हैं। एक ये जिपर है, यहाँ पे भी आप अपना कोई ऐसा सामान रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह। और उसके बाद साइड्स पे जो 2 ये जिप्स हैं, इनको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। अभी थोड़ा गंदा हो रखा है तो काफ़ी सारा सामान आ जाता है। सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं मार्केट से, कोई और दूसरा सामान ले रहे हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैंने ये ली थी शोरूम से, जो कि लेडी फुटरेस्ट है। वो फ्रंक मुझे पड़ा था अराउंड 2,900 का ये फ्रंक। उसके बाद लेडीज़ फुटरेस्ट मुझे पड़ा था अराउंड 2,100 का, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जेन्युइन कंपनी का ही है। आफ्टर मार्केट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, अभी मिल जाते हैं 800, 850 में। काफ़ी सस्ते ऑल्टरनेटिव्स आ गए, बट उस टाइम पे नहीं था। तो ये 2 चीज़ें मैंने जो है कंपनी से ली थी। एक मैंने फुट मैट भी लिया था 650 का, वो अभी इस पर रखा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने ली थी। उसके बाद अगर हम इसकी ओवरऑल बात कर लें तो 3.7 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है, और अराउंड जो है 10 न्यूटन मीटर जो है इसकी मोटर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो अच्छा है, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, पावरफुल भी है। बाकी इसकी रेंज के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। टायर जो हैं आप देख सकते हैं, इसकी ट्यूबलेस टायर हैं विद अलॉय व्हील्स, और फ्रंट में और बैक में दोनों में डिस्क ब्रेक्स हैं बाय ब्रेक की तरफ से। हालांकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये है, ये प्रीमियम स्कूटर है, इंडिया का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो आई बिलीव इसमें ड्यूल चैनल ABS होना चाहिए था, एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS तो देना ही चाहिए था, बट जो कि सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा और बेहतर हो जाता, क्योंकि काफ़ी तेज़ चला सकते हैं इसको, परफॉर्मेंस स्कूटर है, तो वो होना चाहिए था। दूसरी चीज़ इसका ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है, मुझे अच्छा लगता है, जो साइड स्टैंड है। हालांकि इसमें मेन स्टैंड नहीं आता, आप आफ्टर मार्केट चाहें तो लगवा सकते हैं। साइड स्टैंड जो है वो बिल्कुल, अगर आप इसको बंद करेंगे तो इसमें लग जाता है, बिल्कुल स्लीक सा दिखता है, काफ़ी प्यारा लगता है। तो कुछ इस तरीके का है इसका ये। सबसे पहले अब हम इसको आपको दिखा देते हैं। बूट स्पेस में बता देता हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, बट अराउंड 28 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है।
कुछ ऐसा बूट स्पेस है। इसमें मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, चार्जर पड़ा हुआ है, मेरा गोप्रो पड़ा हुआ है, रेन कोट है वगैरह वगैरह। तो अगर आप रखना चाहें तो एक हाफ फेस हेलमेट चार्जर के साथ और कुछ छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं। अगर आप चार्जर कैरी नहीं करते हैं, साथ में सिटी में ही चलाते हैं, तो आप इसमें काफ़ी सारा सामान डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक ये LED दी हुई है, अगर रात में आप इसका बूट ओपन करते हैं तो ये LED आपको मतलब थोड़ा हैंडी फीचर है ये। तो ये कुछ इस तरीके का सीट डिज़ाइन इसका कुछ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा तो मैंने इसको चलाया नहीं, बट ये है कि जब मैं ऑफिस से आता जाता हूँ तो अराउंड 50-60 किलोमीटर्स का डेली मेरा रन है, तो कभी कभार थोड़ी सी थकान महसूस हो जाती है। सीट थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी मेरे हिसाब से, कुशनिंग यहाँ पे उतनी बेहतर नहीं है, बाकी ऐसे ओवरऑल नॉर्मल डेली यूज़ में बढ़िया है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है आपको, काफ़ी स्टर्डी सा है, अगर आपके साथ कोई पिलियन बैठा है तो उनको पकड़ने वगैरह के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप इसका चार्जर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। जो कंपनी का चार्जर आता है उसमें तो अराउंड 40-45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, बट नॉर्मल घर में आप चार्ज करते हैं तो 5 से 6 घंटे इसको लग जाते हैं। उसके बाद हेडलाइट सेटअप्स की बात कर लें तो ये LED है पूरा का पूरा, फॉलो मी हेडलैम्प्स के साथ आता है। ये 2 इंडिकेटर आ गए, ये भी LED हैं। उसके बाद जो है पीछे का अगर आप टेल लाइट सेटअप देख लें तो वो भी काफ़ी प्यारा सा कूल सा डिज़ाइन है, ये भी LED है। तो कुछ इस तरीके का। उसके बाद जो पिलियन के फुट रेस्ट हैं वो एक किस्म से बॉडी में ही इंटीग्रेट किए हुए हैं, एथर नहीं है, इन पे आप पैर रखते हैं, काफ़ी कूल सा डिज़ाइन है, अलग से फुट रेस्ट नहीं दिए हुए, तो ये और भी एक थोड़ा सा नीट सा डिज़ाइन है और अच्छा लगता है। ये 2 बॉडी फेंडर्स टाइप इसमें दे दिए हुए हैं स्टाइलिंग वगैरह के लिए। एक जो इसका फ्रंट मड गार्ड है, ये खाली डिज़ाइन एलिमेंट ये लुक के लिए दिया है। अगर इसकी आप यूटिलिटी बात करें तो कुछ उतना खास काम नहीं आता, बारिश वगैरह में पूरा कीचड़ उछल के ऊपर आ जाता है। हालांकि अब जो एथर ने रिजटा लॉन्च करा है नया स्कूटर, उसमें काफ़ी अच्छा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूटर के जैसा मड फ्लैप होता है वो दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये है अब एक स्टाइलिंग के हिसाब से स्टाइल दे दिया, बट एज सच इसकी प्रैक्टिकलिटी उतनी नहीं है। उसके बाद अगर इसमें मैं एक्चुअली Gen 4 लेने गया था, जब मैं लेने गया था, बट वहाँ पे Gen 4 अवेलेबल भी था, बट ये Gen 3.1 है, तो इसमें कुछ डिस्काउंट था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं था Gen 4 में और Gen 3.1 में, इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे Gen 4 में एक जॉयस्टिक दे दी गई है जो 450S में भी आती है, और यहाँ पे जो रिवर्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड स्विच दे दिया गया हुआ। और दूसरा फ़र्क ये था Gen 4 और इसमें कि यहाँ पे जो है जो Gen 3.1 का मड फ्लैप था, ये मैंने एक्चुअली चेंज कराया हुआ है। वो छोटा सा था, यहाँ पे पतला सा, उससे काफ़ी कीचड़ उछल के पीछे आता था, और साड़ी गार्ड Gen 3.1 का काफ़ी पतला सा था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने Gen 4 की लगवाई हुई हैं। एथर का एक अपग्रेड प्रोग्राम था, उसमें मैंने लेके अराउंड 700 रुपये में मुझे ये पड़ी दोनों, तो ये मैंने लगा लिया। अब इसमें और Gen 4 में सिर्फ इतना ही फ़र्क रह गया, वो जॉयस्टिक का और एक उस रिवर्स के स्विच का। उसके बाद अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात, हाँ मिरर्स इसके अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े मिरर्स हैं। इससे पहले वाला जो एथर है मैंने सुना था कि उसके मिरर्स काफ़ी छोटे थे और प्रैक्टिकलिटी नहीं थी उनकी, तो ये मिरर्स बिल्कुल काफ़ी बड़े हैं और अच्छा लुक है इनका। ये मेटल है पूरा, यहाँ से अगर आप देख लें, ये एक्चुअली टूट गया था, किसी ने तोड़ दिया था, तो मैंने वेल्ड करा लिया इसको, तो अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, होपफुली चलता रहेगा। तो विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। एक तो ये टच स्क्रीन है और शायद आई बिलीव 7 इंचज़ का है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ये मेन स्क्रीन की। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो दिखा देता है जिसमें आपका ट्रिप बता देगा, एवरेज स्पीड बता देगा, करंट राइड बता देगा, टोटल ओडोमीटर कितना चला है वो बता देगा। उसके बाद यहाँ पे आपके मोड्स वगैरह आ गए, यहाँ पे नेविगेशन आ गई। नेविगेशन को आप फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो, तो यहाँ पे गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेटेड है। एथर की नेविगेशन काफ़ी बढ़िया है, मेरे यूजेज में अभी तक मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आप अपनी ऐप से, जो एथर की ऐप आती है, फ़ोन से लोकेशन पुश भी कर सकते हो इस पर, अगर आपको कहीं जाना है तो ये आपको उस पर गाइड करता रहेगा। उसके बाद ब्लूटूथ है इसमें, जिसमें जो है आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स में जाके। तो ब्लूटूथ में जो है आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, म्यूज़िक की नोटिफिकेशंस वगैरह, कॉल्स की नोटिफिकेशन वगैरह। कॉल्स आप इससे रिसीव भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट बात नहीं कर पाओगे, बात आपको फ़ोन पे ही करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से वो बढ़िया है, क्योंकि वैसे भी अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो अगर आपको कॉल्स वगैरह आती हैं तो आपको गाड़ी को साइड पे लगा के ही बात करना चाहिए, ज़्यादा सेफ़ रहता है वो। उसके बाद ये इसमें प्रोफाइल में आपका नाम दिखा देगा, इसका विन नंबर बता देगा, आपका करंट एथर का जो सॉफ्टवेयर है, एथर स्टैक इन हाउस सॉफ्टवेयर एथर का, उसका वर्जन बता देगा। अभी 5.12 है। यहाँ से आप इसको शट डाउन कर सकते हो, जो कि एक बैटरी सेविंग फीचर भी है। शट डाउन करोगे तो आपकी बैटरी जो आइडल में जो ड्रेन होती है वो उतनी ड्रेन नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे स्टोर कर रख सकते हो, जैसे मैंने करे हुए, मेरा इंश्योरेंस वगैरह, लाइसेंस और आरसी वगैरह। तो एक हैंडी फीचर है, किसी को अगर डॉक्यूमेंट दिखाने हो किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, या कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला पूछता है तो। उसके बाद बाकी अगर आप सेटिंग्स में चले जाओ तो पार्क असिस्ट है इसमें, इंडिकेटर जो इसके ऑटो हैं, अगर आप कहीं पर ड्राइव कर रहे हो, आपको जो है इंडिकेटर लेना है और उसके बाद आपको दोबारा से इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर बंद हो जाएगा। गाइड में होम लैंप मैंने आपको पहले बता दिया, आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है,
बट गाड़ियों का फीचर है इसमें भी दिया गया। इनकॉग्निटो मोड है, अगर आप इनकॉग्निटो जाते हो तो आपकी लोकेशन इस पर ट्रैक नहीं होगी। बाय द वे ये एक कनेक्टेड स्कूटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क आ रहा है, इसमें एक 4G सिम पड़ा हुआ है। स्मार्ट इको मोड जिसमें एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और रेंज देता है। फॉल सेफ फीचर है इसमें, अगर आपका ये गिर जाता है स्कूटर तो जो इसकी मोटर को ऑटोमेटिकली किल कर देगा सेफ्टी के लिए। ऑटो होल्ड है जिसके बारे में आपको मैं कुछ पहली वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आपका 20% बैटरी ऊपर 20% से बैटरी ऊपर होगी तभी काम करेगा। अगर आप इंक्लाइन या डिक्लाइन में कहीं पे जा रहे हो तो आपको ब्रेक लगाने की एक्स्ट्रा से ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद को ये रोक लेता है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग है, जैसे आजकल ऑलमोस्ट हर फ़ोन में आती है, आईफोन से स्टार्ट हुई थी कि आपकी बैटरी हेल्थ को बचा के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये 80% तक जो है वो फास्ट चार्ज करता है, उसके बाद ये स्लो चार्ज करना शुरू कर देता है। अब मैं चूँकि डेली ओवरनाइट चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरा डेली का रन 50-60 किलोमीटर है, तो मैं रात को उसको चार्ज पर लगा देता हूँ और ये अप्रॉक्सीमेट टाइम दे देता है कि इतने टाइम तक ये रेडी हो जाएगा। 80% तक फास्ट चार्ज करता है और उसके बाद धीरे धीरे चार्ज करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये आपकी नोटिफिकेशंस आ गई। उसके बाद इसमें ना अगर आप मूवमेंट अलर्ट भी है, अगर कोई आपकी स्कूटी को आपकी प्रेजेंस के अलावा अगर कोई छेड़ता है, कुछ करता है, तो आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके स्कूटर में मूवमेंट डिटेक्ट की गई है, तो वो एक अच्छा फीचर है। थेफ्ट अलर्ट समझ लें आप उसको। उसके बाद जो है इसकी ऐप में आपको रेंज वगैरह बता देगा। बाकी हम मोड्स की इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है 4 मोड्स आते हैं। ये है इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड और वॉप मोड। वॉप मोड इसका फास्टेस्ट मोड है जिसमें 100 की स्पीड टच करता है और इसका इनिशियल पिकअप और थ्रॉटल इतना बेहतरीन है कि मेरे 5 महीने के यूजेज में मैंने अभी कोई ऐसा स्कूटर, चाहे वो ईवी हो या पेट्रोल हो या बाइक, नहीं देखी मेरे शहर में एटलीस्ट कि जो इनिशियल पिकअप में इसको बीट कर पाए। आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बाकी रेंज की हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इको मोड में जो है ये अराउंड 110 की रेंज दे देगा फुल चार्ज पे। उसके बाद स्पोर्ट्स में अराउंड 85, राइड में अराउंड 85, स्पोर्ट्स में 75 और वॉप में 65। बट पहले मुझे पता नहीं था इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो शुरू में मुझे रेंज काफ़ी कम देता था। बट जब एक बार मुझे उसका आइडिया हो गया कि किस तरीके से चलाना है, तो अभी जो है अगर आप इसको चलाते हैं, मेरे पर्सनल यूजेज में बात करूं तो मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स मोड में ही चलाता हूं। अभी आप देख सकते हैं मेरा करंट ट्रिप लास्ट चार्ज के बाद 74 किलोमीटर मैंने चला लिया है और अभी भी 36% बैटरी बाकी है, 28 बता रहा है और ये जितना बताता है उससे 10 किलोमीटर ऊपर ही चलता है। तो मुझे मेरे डेली यूजेज में स्पोर्ट्स मोड में 115 से 20 की रेंज ये दे देता है, तो रेंज की मुझे कोई एंग्जाइटी हुई नहीं, दिक्कत हुई नहीं। और अगर मैं राइड में चलाऊँ तो आराम से 130 दे देता है। और इको पे मैंने उतना चलाया नहीं क्योंकि चढ़ाई है, पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से इको में थोड़ा सा ना एफिशिएंसी इसकी उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहती इस वजह से। बाकी अगर प्लेन में चलाएं तो आई बिलीव जितना कंपनी क्लेम करती है ARI सर्टिफाइड जो रेंज है 150 की, तो 140 तो ये आराम से दे देगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह सकता। हाँ, रेंज को निकालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने महसूस किया। एथर के फोरम्स में भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि ये जो है ना, ये इसको एथर ना कहता है विंग्स ऑफ पावर। तो इसका विंग्स ऑफ पावर का जो ये पोर्शन है बीच का, आप देख सकते हैं, अगर मैं रेस दूँ तो ये देख सकते हैं। तो इसको अगर आप बिल्कुल मिनिमल यहाँ बीच में रख के चलाएं, इतना जितना अभी आपको दिखा रहा है, अगर आप इसको इतने पे रख के चलाते हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल रेंज मिलेगी विदाउट कंप्रोमाइजिंग दी परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स मोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आई बिलीव हर मोड में ये काम करेगा। इस पोजीशन में रख के इतना अगर आप इसको रख के चलाते हैं, वो धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपकी राइडिंग हैबिट एडजस्ट हो जाएगी, उसमें बेहतरीन रेंज देता है। बाकी पावर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेंटेनेंस की अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 5000 किलोमीटर पे जो है आपको इसकी सर्विस करानी है, जिसमें वो यूजुअल चेकअप करेंगे बेल्ट वगैरह का और डिस्क ब्रेक्स वगैरह का चेकअप करेंगे, डिस्क पैड का। मैंने अभी तक इसकी एक ही सर्विस कराई है, मैं जम्मू से इसको लेकर आया था, गाड़ी में डाल के लाया था। तो यहाँ पे आने के बाद बेल्ट का थोड़ा सा इसका इशू रहता है, एक वही दिक्कत है मुझे, और कोई दिक्कत ऐसा सच कभी आई नहीं, क्योंकि बेल्ट इसकी ओपन है। उस वजह से ना मिट्टी वगैरह जो है, आजकल हाईवे का यहाँ पे काम लगा हुआ है तो रास्ता बहुत ख़राब है, खड्डे हैं, बारिश में कीचड़ बहुत हो जाता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो जब ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो काफ़ी इरिटेटिंग सी नॉइज़ करता है। वो भी अब जो एथर के न्यूअर मॉडल्स आए हैं उनमें ना बेल्ट कवर आ गया यहाँ पे, तो मैंने वो कंपनी से पता करा था, वो ये स्विंग आर्म जो लगा हुआ है ये वाला, ये चेंज होगा तो वो बेल्ट कवर इसमें लग जाएगा। तो उसकी कॉस्ट तो अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट आई बिलीव जैसे एथर ने अपग्रेड प्रोग्राम निकाला था इन दो के लिए, आई बिलीव उसके लिए भी कुछ होगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाएगा। वो लगने के बाद काफ़ी हद तक बेल्ट में मिट्टी फंसने का जो इशू है, वो थोड़ा सा नॉइज़ का इशू जो है वो आई बिलीव सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके अलावा मुझे कोई भी इसमें कोई दिक्कत जो है नहीं आई। तो ये कुछ इस तरीके का मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम रेंज की बात कर लें, मेंटेनेंस की बात कर लें, और भी मैंने स्कूटर्स देखे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जैसे ओला है मेरे शहर में, TVS का शोरूम था, तो मेरा सिर्फ इसको लेने का ये रीज़न था। हालांकि जो ओला है, ओला का जो टॉप मॉडल है S1 Pro इससे 5000 रुपये सस्ता था उस टाइम पे जब मैंने लिया था दिसंबर में, और शायद कुछ ऑफर्स भी चल रहे थे, हर कंपनी के ऑफर्स थे।
और ओला इससे 20 किलोमीटर ज़्यादा भी चलता है, रेंज उसकी इससे 20 किलोमीटर ज़्यादा, 20-25 किलोमीटर ज़्यादा है। हालांकि ओला ओनर्स तो क्लेम करते हैं, कोई एक बंदा तो मुझे ओला वाला कह रहा था कि मेरा ओला 200 किलोमीटर चलता है, कोई कहता है 190 किलोमीटर चलता है। तो 190 तो उसकी सर्टिफाइड रेंज है, तो उससे ज़्यादा चलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वो उन्होंने लंबी फेंक दी। बट फिर भी इससे 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है वो। एथर 450X की बात कर रहा हूँ, एस की बात नहीं कर रहा मैं। तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ओला के साथ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं इसको जम्मू में मैंने 2 महीने चलाया, तो मैं यहाँ पे लेकर आ गया, मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने ओला के इश्यूज़ हैं, कभी उसका डिस्प्ले ख़राब हो रहा है, कभी वो चलते चलते बंद हो रहा है, कभी कुछ और इशू आ गया। हालांकि ओला की कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, उसकी बेल्ट की नॉइज़ बिल्कुल नहीं है, इसमें बेल्ट में थोड़ा नॉइज़ है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि नॉइज़ क्यों है। ओला की जो बेल्ट है, ओला की बेल्ट ना एक तो यहाँ पे चक्के से होते हुए सीधे मोटर तक जाती है, तो मतलब बिल्कुल लीनियर सा एक उसका फ्लो है, तो उसमें आवाज़ नहीं है। इसमें आवाज़ इसलिए है कि इसमें टॉक, क्योंकि इसका टॉक ज़्यादा है, ओला से भी ज़्यादा टॉक है। तो टॉक के लिए कंपनी ने क्या किया कि 3 पुली सिस्टम बनाया है। एक चक्के से यहाँ से बेल्ट होते हुए वहाँ तक जाती है मोटर तक, और वहाँ से एक ऊपर भी पुली है इसके, जो शायद पता नहीं आपको यहाँ पे दिखेगी, वीडियो में नहीं दिखेगी। तो 3 वे पुली सिस्टम है, जिसकी वजह से टॉक ज़्यादा जनरेट होता है एथर में, इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी आवाज़ है। ओला बिल्कुल साइलेंट है, बट मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिहाज से थोड़ी बहुत आवाज़ होनी भी चाहिए, बट इसकी कई बार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी बहुत आवाज़ होनी भी चाहिए, बिल्कुल ही साइलेंट होगा तो पेडेस्ट्रियन को पता नहीं चलता, तो वो एक थोड़ा सा सेफ्टी हज़ार्ड हो जाता है। तो ओला में निगल्स बहुत थे, इश्यूज़ बहुत थे, और ओला की सर्विस बहुत बेकार है। मेट्रो सिटीज़ में वो प्रॉपरली सर्विस नहीं दे पा रहे अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे एक Tier 3 सिटी में, पहाड़ी इलाके में, जो ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पे ओला वाले तो शायद ज़िंदगी भर नहीं पहुँच पाते अगर मुझे कोई दिक्कत होती है। हालांकि एथर का ये है कि जब मुझे बेल्ट का एक एडजस्टमेंट कराना था, जो मैंने लास्ट मंथ कराया था, तो मैंने जो एथर की कस्टमर सपोर्ट है या सर्विस है जो जम्मू में, मैंने उनको कांटेक्ट करा, तो उन्होंने वहाँ से बंदा भेज दिया जो एथर का सर्विस करने के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा मुझे, यहाँ पे आके उन्होंने मुझे इसकी बेल्ट की एडजस्टमेंट करके दे दी। दूसरा, मुझे इस पर बैटरी पे 5 साल की वारंटी है, तो और बेल्ट जो है वो इसकी 20,000 किलोमीटर्स की वारंटी है। पहले 10,000 की थी, वो कंपनी ने बढ़ा के 20,000 कर दी। तो अभी तक तो कोई मुझे इशू नहीं आया, और होपफुली आगे भी नहीं आएगा। जब मैं पेट्रोल स्कूटर चलाता था या बाइक चलाता था, तो उस पर मेरा मंथली पेट्रोल का खर्चा था अराउंड 5,000 रुपये। तो अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूँ साल के हिसाब से 60,000 रुपये, तो 2-2.5 साल में मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। और 5 साल की वारंटी है बैटरी की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी लोग कहते हैं कि बैटरी, जब इसकी बैटरी चेंज होगी तो महंगा पड़ेगा, बहुत बेकार डिसीजन लिया। बट अभी अगर जो करंट टेक्नोलॉजी है बैटरी प्रोड्यूस करने की, 5 साल बाद मुझे उम्मीद है कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुकी होगी हमारी कंट्री में कि बैटरीज भी इन हाउस ही प्रोड्यूस हो रही होंगी इंडिया के अंदर। सेल्स, बैटरीज तो अभी भी बनती हैं, बट सेल्स जो बैटरी के अंदर होते हैं, तो बैटरी की कॉस्ट भी नेचुरली नीचे आएगी। और उसमें वारंटी भी है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 4-4.5 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी हेल्थ ऑफ योर व्हीकल, आप उसको चेंज करवा सकते हैं वारंटी में। तो सर्विस टॉप नॉच है एथर की, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, लुक्स बहुत बढ़िया हैं। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ को छोड़ दें अगर हम, तो जैसे फ्रंट मड गार्ड को, तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन पैकेज है। हालांकि इंडिया का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है प्रीमियम रेंज का, बट जो है वो प्रीमियम इसलिए पे करना पड़ रहा है कस्टमर को कि एथर अकेला ऐसा ब्रांड है पूरे इंडिया का कि जिन्होंने 10 साल तक R&D की है इस स्कूटर को बनाने से पहले, और माइनर इम्प्रूवमेंट्स करते करते वो आज इस जो है स्टेज पे ये पहुँचे। तो उस R&D में बहुत खर्चा होता है। ओला ने क्या किया कि चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो बना के चिपका दिया यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स को, जिसकी वजह से अब मैक्सिमम कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है। उनकी बैटरीज, उनका वो, और उसमें बिल्ड क्वालिटी के भी बहुत इश्यूज़ थे। इसकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे अभी तक। जिन पहाड़ी रास्तों में मैं डेली चलाता हूँ, अगर उन रास्तों पे मैं ओला चला रहा होता तो पता नहीं कितनी बार अभी तक मेरा ओला जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता, और शायद मैं सर्विस के लिए अभी तक उनके कस्टमर सपोर्ट का वेट ही कर रहा होता। तो इसकी सर्विस टॉप नॉच है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, रेंज में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको तमीज़ से चलाएं तो बहुत बढ़िया रेंज है। अप फ्रंट एक प्रीमियम मैंने ज़रूर पे किया है, बट इन द लॉन्ग रन दैट विल बी ए गुड डिसीजन फॉर मी, बिकॉज वो मेरे पैसे भी बचाएगा, और अगर मैं इसको सही तरीके से चलाता रहता हूँ तो एक बढ़िया डिसीजन भी रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके का था मेरा 5 महीने का एथर 450X विद प्रो पैक का एक्सपीरियंस। तो आई होप मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं इसकी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं होपफुली कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। मेरे हिसाब से जिन लोगों का डेली का रन 30-40 किलोमीटर से अबव है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो जाती है। और अगर आप विदाउट एनी टेंशन, वरी फ्री रहना चाहते हैं गाड़ी लेने के बाद, कि अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हैं और उसके बाद भी आपको हर तीसरे दिन अगर सर्विस सेंटर भागना पड़े, आपकी गाड़ी बंद हो जाए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो उसी हिसाब से अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको आपका एक्सपीरियंस को जो है बेहतर बनाता है, एनहांस करता है।
तो ये कुछ इस तरीके का था मेरा एक्सपीरियंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब देने की। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।